Hello, friends, and welcome back to JK Civil Services. You can now download our app from the Play Store, join us on Telegram, and subscribe to our YouTube channel. तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ ही आज ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें कोई शक नहीं है। और जो एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई थी ना इंडिया में, दैट वाज इन 1911 बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। ठीक है, 10 किलोमीटर का एक लिटिल डिस्टेंस है ये इलाहाबाद से नैनी तक। एयर मेल का ऑपरेशन कमेंस हुआ था इन 1911 बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडियन एयर स्पेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी आपको मैंने इससे पहले भी बोला है, एक ऐसी बॉडी होती है विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, so the act under which this airport authority of India has been formed is Airport Authorities Act of India 1994। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब बनाया गया था ना बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उससे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मैनेज करती थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को, और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मैनेज करती थी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को, दोनों को मर्ज कर लिया गया बाय दिस एक्ट एंड फिर बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन। आपको समझ आ गया? ठीक है, तो हम देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ इज मैनेजिंग 137 एयरपोर्ट्स। ठीक है, और एक और बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो है पवन हंस लिमिटेड। ये पवन हंस लिमिटेड है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर सर्विस देती है। किनको? ओएनजीसी को, और हिली एरियाज़ में। जैसे कि आपको पता होगा, माता वैष्णो देवी गए हो आप लोग? अगर गए होंगे किसी, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे चॉपर सर्विस भी होती है। तो आपको पहाड़ चढ़ना नहीं पड़ता, आप नीचे से चॉपर में बैठ के ऊपर जा सकते हो, और वो चॉपर सर्विस अवेलेबल करती है ये पवन हंस लिमिटेड। हेलीकॉप्टर सर्विसेज पूरे इंडिया में यही देती है। कौन? पवन हंस लिमिटेड, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, पीएसयू है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स आपके एयर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। देखो, जुहू एरोड्रोम जो कि मुंबई में है, पहला एयरपोर्ट है इंडिया का जो बनाया गया था 1928 में। ठीक है, और जो अभी लेटेस्ट सबसे नया एयरपोर्ट जो बनाया गया वो है सिक्किम में, पैकयोंग एयरपोर्ट। सिक्किम में जो सबसे नया एयरपोर्ट जो बनाया गया, जो 2018 में बनाया गया था ये। तो उससे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जिसके पास एयरपोर्ट नहीं है, तब सिक्किम इसका आंसर था। बट एज ऑफ नाउ हमारे इंडिया में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसके पास अपना एयरपोर्ट ना हो। ठीक है, देयर आर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ, और उन 34 एयरपोर्ट्स में से केरला के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वो है 4। केरला के पास 4 एयरपोर्ट्स हैं। ऑल ऑफ द 4 आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एंड दैट इज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फॉर ए सिंगल स्टेट। केरला के बारे में एक और बात कि दुनिया का सबसे पहला फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट जो बनाया गया वो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है ना, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेस्ड है ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल। सुना होगा आपने। पीपीपी मॉडल का मतलब हुआ जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के कोई पब्लिक सर्विस या पब्लिक एसेट क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक या गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म मिल के करते हैं ये। दिस कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट विच इज़ बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल, and the second one, world's first fully solar powered airport। कौन? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट इज़ अगेन इन केरला, ये भी केरला में है। और इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा। तो इसके साथ ही एयर ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हुआ। एयर ट्रांसपोर्टेशन में इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, वीडियो 1 में मैंने आपसे बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ सिर्फ मटीरियल थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना नहीं है, बल्कि नॉन मटीरियल थिंग्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ है। अगर आपको याद हो, मतलब नॉन मटीरियल थिंग्स का मतलब हुआ हमारे व्यूज़, हमारे आइडियाज़, हमारे ओपिनियंस एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं?
थ्रू द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर आपको पता हो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक टॉपिक इसलिए है क्योंकि जो पुराने ज़माने में पहले पहले क्या होता था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सिमिलर थे। यानी कि हमें कोई मैसेज भेजनी है, हम सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ही यूज़ कर सकते थे हमारी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इवन अब भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही बड़ा रोल है कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए, बट अब बहुत कम हुआ है। मतलब ये कि पहले ज़माने में जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, अब उनसे हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और हम काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो तो मैं आपको बता दूं कि पुराने ज़माने में जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन थे ना, वो कुछ इस टाइप के थे, लाइक ढोल बजाना, सीटी मारना, या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे कोई कोडेड मैसेज, कोई ऐसी हम मैसेज पास कर पाते थे हमारे यहाँ से किसी और के लिए। लाइक हम ड्रम बजाते थे तो लोग खुद ही डिकोड करते थे वो, कि इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब वो हो सकता है, या बादशाह का फरमान आया। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम यूज़ करते थे फॉर डिलीवरिंग और फॉर कम्युनिकेटिंग आवर मैसेजेस। उसमें हम पहले यूज़ करते थे हॉर्सेस को, कैमल्स को, कुत्तों को, डॉग्स को, और कबूतर वगैरह को। आपको पता ही होगा, कबूतर के बारे में तो जाना ही होगा आप लोगों ने। बॉलीवुड मूवीज़ में कितना देखा होगा अपने कबूतर के गले में खत टांग के वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। तो वो कबूतर वाला सिस्टम, उससे हम काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं अभी के टाइम पे। क्योंकि अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव वेरी मच चेंज्ड। लाइक क्या क्या मीन्स चेंज हुए हैं अभी अगर आप देखोगे। टेलीफोन आया है, प्रिंटिंग प्रेस आया है, टेलीग्राफ आया है, पोस्ट ऑफिसेज है, और इतना ही नहीं, डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और अपग्रेड हो गए हैं। तो अगर आपको पता हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो टाइप्स के हो सकते हैं। वन इज़ पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकेंड आर मास कम्युनिकेशन। पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, आपका जो टारगेट ऑडियंस होता है ना, वो बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या स्पेसिफिक इंसान या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, एक खत लिखा, किसी बंदे को दिया, या आपका खत पहुंच गया, या पोस्ट ऑफिस का यूज़ किया, या आपने कबूतर का यूज़ किया, किसी भी चीज़ का, ठीक है, आपका खत पहुंच गया, वो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। एक मिनट। तो दूसरा है टेलीफोन करना। मेरे को किसी से बात करनी है, पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है किसी और बंदे को, तो मैं टेलीफोन करूँगा, टेलीफोन का यूज़ करूँगा, उसको मैसेज मिल जाएगी। ऐसे ही फैक्स, टेलीग्राम, ईमेल, इन सब के लिए पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो आएगा, जिसमें मैं किसी इंडिविजुअल, किसी स्पेसिफिक फर्म या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, उनको, वो मेरा टारगेट ऑडियंस है, उसमें मैं ये सारी चीज़ों का यूज़ करके उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकता हूँ। सो एक बात। दूसरी बात, जिसमें जो जो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, विच इज़ वेरी जनरल, वो बहुत जनरल होता है, उसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस नहीं होता आपके पास, उसमें आप जनरल मैसेज पास करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई अनाउंसमेंट करी रेडियो पे, तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को ही वो रेडियो सुना रहे हो, वो कोई भी सुन सकता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसी कम्युनिकेशन जिसका टारगेट ऑडियंस कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ना हो, बल्कि इन जनरल सारे लोग हो जो उसको सुने। रेडियो, टेलीविज़न, फिर और भी रिवोल्यूशनाइज हुआ रेडियो, उसके बाद टेलीविज़न आया, अब आप लोगों को सुन नहीं बल्कि देख भी सकते हो। ऐसे ही सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, दीज आर मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, रेडियो। तो रेडियो के बारे में जो आपको सबसे अहम बात याद रखनी है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में शुरू कब हुई, वो हुई 1923 में बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। और इसके बाद जो आपको रेडियो के बारे में याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने कब कंट्रोल किया, किसको, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का कंट्रोल कब लिया गवर्नमेंट ने, इन 1930। एंड इसी 1930 में गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात चल रही है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1936, और इसी ऑल इंडिया रेडियो को बाद में क्या नाम दिया गया, आकाशवाणी। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स शुरू हुए, जो कि इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड थे, एजुकेशन के रिलेटेड थे, और एंटरटेनमेंट के रिलेटेड थे। इतना ही नहीं, अब न्यूज़ बुलेटिन्स भी आने लगे, किस पे, ऑल इंडिया रेडियो पे। इससे ये हुआ कि गवर्नमेंट, इतना ही नहीं, और सेशन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के डिबेट्स भी आने लगे, किस पे, ऑल इंडिया रेडियो पे। इससे ये हुआ कि गवर्नमेंट ने अपना मैसेज जब भी डिलीवर करना होता था, वो रेडियो पे आके अपना मैसेज पास ऑन करते थे। सो इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन।
So the television first went on air in India in 1959. This is what you have to remember. And in the world it went on air in 1927. So आपको खुद भी पता है कि जो ये टेलीविज़न है ना, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम दैन रेडियो। क्योंकि आपको खुद भी पता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है रेडियो से और टीवी से, आप हमेशा उस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए टीवी देखते हो। अगर आपके पास दो ऑप्शंस है, यू विल डेफिनेटली गो फॉर टेलीविज़न। सो क्योंकि टेलीविज़न इज़ इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एजुकेटिंग मासेस। सो 1972 तक, जब से ये फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग हुआ था 1959 में टीवी वाला, तो उसके बाद से 1972 तक बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स इंडिया में ऑपरेशनल थे। बट 1976 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो और टीवी को अलग कर दिया गया और टीवी को अलग से एक आइडेंटिटी दी गई जिसका नाम है दूरदर्शन। सो दूरदर्शन कब बना इंडिया में? 1976। और टेलीविज़न पहले कब ऑन एयर हुआ? 1959। वेरी गुड। और ये इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम बना ये टेलीविज़न एज़ कम्पेयर टू रेडियो। So with the advent of satellites, the Indian communication system has revolutionized the modes of communication. Modes of communication इंडिया में सैटेलाइट्स की वजह से इतने ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हुए कि अब हम इंडिया में किसी बैकवर्ड एरिया में या किसी फॉर फ्लंग एरिया में, हमारे रूरल इंडिया में, वहाँ तक अपनी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकते हैं। सो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन गॉट रिवोल्यूशनाइज्ड विद द एडवेंट ऑफ सैटेलाइट्स। सो सैटेलाइट्स दो कैटेगरीज़ के होते हैं हमारे इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड पर्पस। वो दो टाइप्स क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम इनसैट बोलते हैं, और दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम IRS भी बोलते हैं। सो इस टाइप का होता है ये नेटवर्क, सैटेलाइट्स का नेटवर्क हमारी ज़मीन के अराउंड। तो जो ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ना, यानी कि इनसैट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। एक मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट सिस्टम है ये। मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट सिस्टम यानी कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन उसका ये है कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में हेल्प करता है, वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, यानी कि जो हम टीवी चैनल्स इतनी सारी देखती है ना, वो हम इन्हीं इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू ही देख पाते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग, जो हमें 5-6 दिन पहले ही पता चलता है कि कब बारिश होगी, किस दिन कितनी धूप होगी, वो हमें सिर्फ इन्हीं इनसैट सैटेलाइट से पता चलता है। यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। और भी इनके फंक्शंस हैं। जो इनके मेजर फंक्शंस हैं वो है टेलीकम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग या मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। ये है मेजर फंक्शंस किनके? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि इनसैट के, जो इस्टेब्लिश हुए थे 1983 में। और इसके बाद जो IRS सैटेलाइट सिस्टम है ना, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? ऑपरेशनल कब हुआ ये? 1988 में, जब हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की IRS-1A। कहाँ से? वाइकनौर, रशिया। हमने ये रशिया से क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई अपना लॉन्च व्हीकल नहीं था। उसके बाद अब हमारे पास अपने लॉन्च व्हीकल्स है, जैसे कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक ऐसा लॉन्च व्हीकल। उस टाइम पे भी हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स थे, बट वो इतने मेजर नहीं थे कि हम उन पे रिलाई कर पाएँ अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। सो हमारे पास उस टाइम पे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स थे। फिर उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आए, या एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो फाइनली हमारे पास 1993 में ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, और इसकी वजह से अब हम मोस्ट ऑफ द अपनी सारी सैटेलाइट्स को खुद ही लॉन्च करते हैं हमारे इंडिया से ही। सो उस टाइम पे क्या करते थे हम? जब ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था 1988 में, हमने रशिया में लॉन्च किया था। हम डिफरेंट कंट्रीज़ की हेल्प लेते थे, कभी कभी USA की भी हेल्प लेते थे अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आती है ना, जैसे रिमोट सेंसिंग। अच्छा, रिमोट सेंसिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। रिमोट सेंसिंग का मतलब हुआ इन्फॉर्मेशन, एक्विजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल चीज़ है, आप ये देखो कि रिमोटली एक सैटेलाइट हमारे आसमान में है, वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो मैं आपको बताऊँ, एक पहाड़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हिमालय का पहाड़ है, इंच टेप लेके आप नहीं जाते हो उसको नापने के लिए हर बार। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ही होती है जो आपको बताती है कि इसकी हाइट कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। सो जो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन एंड रिप्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम दीज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। सो उसके बाद इन द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद वाला ये एक्सप्लोर करता है और प्रैक्टिकल यूजेस क्या है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के। सो आगे बढ़ते हैं।
सो ये हमारे लॉन्च व्हीकल्स जो हमारे, जैसे पहले हमारे पास था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये विद द एडवेंट ऑफ टाइम इम्प्रूव होते गए इनकी कैपेसिटी के हिसाब से। ये अभी फंक्शनल है, ये दो फंक्शनल नहीं है। सो ये लॉन्च व्हीकल क्या करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। पहले पहले ये रॉकेट्स रीयूजेबल नहीं होते थे, अब ऐसी सैटेलाइट्स बनी, अब ऐसे लॉन्च व्हीकल्स बन रहे हैं जिनसे हम लॉन्च करने के बाद ये लॉन्च व्हीकल को रिट्रीव कर पाएँ फिर फर्दर रीयूज़ करने के लिए। अभी तक क्या होता है कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया और ये जो लॉन्च व्हीकल है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये वापस नहीं आती। बट अब के टाइम पे हम इसमें, आने वाले टाइम में ऐसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है जिसमें हम सैटेलाइट को भी लॉन्च करेंगे और हम जो रॉकेट हमने यूज़ किया या लॉन्च व्हीकल जो यूज़ किया वो वापस आके उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। तो चलिए अब हम कुछ MCQs देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वॉज सेटअप इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस पे पहला पोस्ट ऑफिस हमारा सेटअप हुआ था? इन बॉम्बे। The first post office in India was established by British East India Company in 1764। और पोस्टेज स्टैम्प्स इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुए? 1852 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिंदे। आगे जाते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुई थी हमारी पहली सैटेलाइट? 1975 में। और वो पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? उसका नाम था आर्यभट्टा, नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट। आगे देखते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन सी स्टेट में है? क्या आपको पता है सतीश धवन एक साइंटिस्ट थे, हमारे ISRO के चेयरमैन भी रहे हैं ये। तो सतीश धवन है ना, ये जम्मू कश्मीर से थे, JNK से हैं ये सतीश धवन। तो जो आपको पर्सनालिटीज़ पढ़ने हैं ना, उसमें सतीश धवन आप प्रायोरिटी पे रखना, इसके बारे में जानना आप कि कौन थे ये, कितने अवार्ड्स मिले हैं इनको, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन सी स्टेट में है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। एक और क्वेश्चन, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू फाइंड वाटर ऑन द मून? बोलो, नासा, ईसा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी। बोलो कौन है इनमें से जिसने पहली बार फाइंड किया वाटर ऑन मून? इट इज़ इसरो। ओके, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।